बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। लेकिन वो लोग बहुत बाखबर हैं, शायद अब वो तिलिस्म भी टूट जाएगा, मैंने कहा मार कर कहा, और वो यूं मुझे घूरने लगा जैसे इसे मेरी जहनी सेहत पर शुबा रहा हो। खुलकर बात करो, इस वक्त भी मैं बहुत परेशान हूँ। तैयार हो जाओ, हम इसी वक्त जीवा हाउस चल रहे हैं। तुम्हारी बहुत सी उलझने रफा हो जाएंगी। ये अचानक जीवा हाउस की क्या सूझ गई तुमको? मेरे पहले से प्रोग्राम था तुम्हारे साथ पेश आने वाले वाकया के बाद इसमें ज्यादा ताखीर मुनासिब नहीं होगी। और कौन होगा वहाँ? वो मेरी तरफ से बेएतमादी का शिकार नजर आने लगा। फिलहाल कोई नहीं, बाद में सीबान को बुलाने का इरादा है, मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराकर कहा। और वो दौड़ा चला आएगा। इसने खोखले अंदाज में मेरा मुज़ाहका उड़ाने की कोशिश की। फिर तुमसे वास्ता क्या है इसका? तैयारी करो, फिर खुद ही देख लेना। आज शायद तुम्हारे लिए इंकिशाफात की रात होगी। काफी देर बाद मैं इसे अपनी संजीदगी का यकीन दिला सका और वो लिबास तब्दील करने चला गया। मैंने इसकी कैबिनेट से अपना पसंदीदा ब्रांड निकालकर एक गिलास तैयार किया और अपने जहन में आने वाले लम्हात की मंसूबाबंदी करने लगा। मैंने जो कुछ सोचा हुआ था वो बहुत खतरनाक था, लेकिन ऐसा कोई कदम उठाए बगैर बेहतरी गुत्थियां सुलझानी नामुमकिन थी। थोड़ी देर बाद जहांगीर स्याह सूट पहन कर आ गया। इस वक्त तक इसके दोनों मुलाजमीन की हालत कदरे बेहतर हो चुकी थी। जहांगीर ने इन दोनों को हदायत की कि इसकी रवानगी के बाद फाटक बंद करके वो दोनों बाहर ठहरने के बजाय खुद को किसी ऐसे कमरे में महबूस कर लें जिस तक किसी बैरूनी आदमी की रसाई का इम्कान न हो। फिर बाहर बम भी फटने लगे तो वो बाहर निकलने की हमाकत न करें। जहांगीर की वापसी पर वो इसकी कार का हारन पहचान कर बाहर निकल सकते थे। मैं गैर मुसल्लह हूँ। बाहर निकलकर इसने आहिस्ता से मुझे बाखबर किया, मगर मैं खामोश रहा। अगर मैं कासिम को जीवा हाउस के बजाय कहीं और तलब करता तो वो तन्हा हरगिज न आता, बल्कि इसके आदमी मुनासिब फासले से इसकी हिफाजत करते रहते, जबकि जीवा हाउस आने के लिए इसे ऐसे किसी इंतजाम की जरूरत न होती। इस संगीन और महफूज इमारत में इसे मैं बआसानी अपनी मर्जी पर चला सकता था। कम से कम अपना प्रोग्राम तो बता दो मुझे। तवील खामोशी के बाद जहांगीर ने खुशामदाना लहजे में कहा, शायद तुम्हें इल्म न हो कि तारक का कत्ल सीबान के हाथों हुआ था। मैंने संजीदगी के साथ कहा, तुम्हारे मामले में अगर कुछ होने वाला है तो वो जरूर बाखबर होगा, लेकिन तुम तो मेरे मातहत हो। तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? मेरे लिए तो तारक की मौत आज भी एक मामा बनी हुई है। फिर चौंक कर बोला, कहीं तुम ये तो जताना नहीं चाह रहे कि तुम अपने तौर पर तंजीम के खिलाफ काम शुरू कर चुके हो? बहुत देर में समझे, मैं तंजिया लहजे में बोला, बस एक बात का ख्याल रखना कि जीवा हाउस में तुम्हें हर हाल में मेरा साथ देना है। इसके खिलाफ हुआ तो तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिल सकेगा। तो क्या तुम बराह रास्त सीवन से बैठ जाने का फैसला कर चुके हो? इसने हैरत से सवाल किया। इसका इन्हिसार तो खुद इसके रवैये पर होगा। मेरे इस जवाब के साथ ही कार में खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद मैंने कार जीवा हाउस के फाटक पर रोक दी। वो वसीओ अरीज इमारत मुकम्मल तारीकी में डूबी हुई थी। दूर से ऐसा महसूस होता था जैसे वहाँ बरसों से वीरानी का राज हो, लेकिन मखसूस अंदाज में हारन बजाने के चंद ही लम्हों बाद फाटक खुल गया। अंदर छाए हुए घूर अंधेरे में कार की पार्किंग लाइट्स की रोशनी भी खासी तेज महसूस हो रही थी। इस रोशनी के एहसास में मैंने तारीक बरामदे में दो ग्रांडियल सायों को सुतूनों की ओट में सरकते देखा। हम दोनों गाड़ी से उतरे तो जीवा हाउस के सफाक मुहाफिज हमें पहचान कर सामने आ गए। थोड़ी देर बाद एक मेहमान आएगा, इसकी जामा तलाशी लेकर अंदर पहुंचा देना, मैंने इनसे कहा और आगे बढ़ गया। तुम्हें इनको जो कुछ हदायत देनी थी मेरे जरिए देते। इनके नजदीक तुम मेरे मातहत हो। अंदर दाखिल होने के बाद जहांगीर मेरे कान के नीचे में मनाया, इनके लिए यही काफी है कि तुमने मेरी हदायत से इख्तलाफ नहीं किया। मैंने रोशनी ऑन करते हुए बेपरवाना लहजे में कहा और फोन की तरफ बढ़ गया। और मैंने कासिम का नंबर डायल किया तो जहांगीर करीब खड़ा मेरी एक हरकत को बगौर देख रहा था। तुम फौरन जीवा हाउस चले आओ। सिलसिला मिलते ही मैंने बराह रास्त कहा, जीवा हाउस? इसकी आवाज तहैयर अमेज थी, मगर क्यों? कुछ मामला तय करने हैं, मैंने खुश्क लहजे में कहा।
इस वक्त मैं ना आ सकूंगा, थका हुआ हूँ। इसका लहजा भी सर्द हो गया, कल किसी वक्त कहीं और रख लो। मैं इस वक्त B4 की हैसियत से तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, आज और इसी वक्त तुम्हें आना है, मैंने गुर्राकर कहा। मेरे मुंह से B4 का नाम सुनते ही जहांगीर की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ठीक है, मैं 15 मिनट लूंगा, रिसीवर में कासम का जवाब सुनाई दिया। बस ये याद रखना कि मैं इस वक्त भी जीवा हाउस में तुम्हारा मुंतजर हूँ। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। ये तुमने क्या बकवास शुरू कर दी? मेरे फारग होते ही जहांगीर बौखलाए हुए लहजे में बोला, मैं तुम्हें जीवा हाउस की छत के नीचे मनमानी की इजाजत नहीं दे सकता। वो यहाँ होने वाली हर बात से बाखबर हो जाता है। माई डियर बेबी जहांगीर, मैंने इसकी ठोड़ी छूकर गंभीर संजीदगी के साथ कहा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं तुम्हारी इजाजत का मोहताज नहीं हूँ। इस ख्याल में भी ना रहना, वो घुसीले लहजे में बोला। इस छत के नीचे मेरा हुक्म चलता है, मैं तुम्हें किसी फ्रॉड की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। इसकी अकल सनक गई थी, लिहाजा मुझे मुसालहाना लहजा इख्तियार करना पड़ा। ये कोई फ्रॉड नहीं बल्कि हकीकत है कि मैं ही B4 हूँ और शुरू से अब तक तुम मुझ ही को जवाब दे रहे हो। वो मुझे यूं घूरने लगा जैसे मेरे सर पर यक बियक सींग निकल आए हों। फिर बेएतबारी से बोला, मैं नहीं मान सकता। इसकी तो आवाज से औसान खता होने लगते हैं। तुम यकीनन किसी लंबे चक्कर में मालूम होते हो। चक्कर हमेशा गोल होता है, मैंने आवाज बदल कर B4 के खुश्क लहजे में कहा। अगर तुम अब भी ना माने तो मुझे तुम्हारी थोड़ी सी गोशमाली करनी पड़ेगी। मेरी बदली हुई आवाज सुनकर इसके कदम लड़खड़ा गए। अगर वो फौरन ही करीबी कुर्सी में न दंस गया होता तो यकीनन फर्श पर गिर गया होता। तुमने ये राज इतने दिन तक मुझसे छुपाए रखा, वो नकाहत अमेज शिकायती लहजे में बोला। मजबूरी, मैंने आहिस्तगी के साथ कहा। अगर अब भी तुमने खुलकर मुझे एतमाद में ना लिया होता तो मैं बदस्तूर B4 ही बना रहता। तंजीम में हर मरहले पर राजदारी सबसे ज्यादा अहम समझी जाती है और इसी राजदारी की खातिर तुमने ठंडे माथे के साथ तारक के कत्ल का फैसला सादर कर दिया। तुम्हारे हाथ अपने एक जिगरी दोस्त के खून से लिथड़े हुए हैं, जज्बाती होने की जरूरत नहीं, मैंने हाथ उठाकर कहा। इस किस्म के फैसले आला तरीन सतह पर किए जाते हैं। मुझे ऐसे किसी फैसले की भनक भी मिल जाती तो रातों रात तारक को समंदर पार के किसी मुल्क की तरफ फरार करा देता। बड़ा जहर घोला है तुमने मेरी जिंदगी में, वो थके हुए लहजे में बोला। तुम जानते थे कि सलमा हमेशा मेरी तरफ से शाकी रहती है, फिर भी तुम वक्त बे वक्त मुझे तंग करते रहे। वो मुझे इस आवाज का गुलाम समझती है। माजी को भूल जाओ, वो एक आर्जी दौर था जो हम सब के लिए अजाब बन गया था। आज से हम एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए वही पुराना तिलिस्म बरकरार रहेगा। अब भी यकीन नहीं आता कि तुम ही B4 हो। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रहा था। शायद तुम्हें राजा सिकंदर अली का नाम याद हो, पहले वही B4 हुआ करता था। इन दिनों मैं D1 था और इससे अहकाम लेकर तुम तक पहुंचाया करता था। वो तो शायद कत्ल कर दिया गया था, इसने मेरी बात काट कर कहा। बहुत मुखैर और नेक दिल आदमी था। अखबारात ने इसके कत्ल की खबर स्याह हाशियों के साथ छापी थी। वो इसका बहरूप था। राजा सिकंदर अली का असल रूप मौत के सुदागर का था। देखा जाए तो इस शहर में हीरोइन जैसे मूजी और तबाकुन नशे को मुतारफ कराने वाला वही था। इसके मरने के बाद से तुम B4 हो? जहांगीर ने सवाल किया। हाँ, और जिसे मैंने यहाँ बुलाया है वो C1 है। तारक का कातिल, इसका असल नाम कासम है, वो बेईमान हो गया है। मुकामी मार्केट की खपत में खतीर हिस्से के ख्वाब देख रहा है। अच्छा है, वो मेरी बात काट कर बोला। असल बात ये है कि वो भी तंजीम के मफादात के खिलाफ काम करना चाहता है। तंजीम को कमजोर करके ही बतदरीज खत्म किया जा सकता है और इसके खात्मे के बगैर हमारी गुलू खलासी नामुमकिन है। आखिर तुम क्यों कासम से तसादम मोल लेने पर तुल गए हो? मैं इसकी तरफ से कुछ शुबहात का शिकार हो गया हूँ। आज वो मामला साफ करना चाहता हूँ। अगर मेरे शुबहात बेबुनियाद हैं तो हम तावन करेंगे, बसूरत दीगर आज यही इमारत इसका मुदफन बनेगी। मुझे देखकर वो उचट गया। जहांगीर ने खदशा जाहिर किया। उचटने दो, मैंने बेपरवाही से कहा। वो मुझसे मामलात तय करना चाहता है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें साथ लिए बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसे मामलात में एक और एक अमूमन 11 होते हैं। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर कासम का कहरबार चेहरा सामने आ गया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो चलते हुए लंगड़ा रहा था। इसके पीछे जीवा हाउस का एक
मुहाफिज मौजूद था जो कासिम के अंदर दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद करके गालबन वापस लौट गया। पहले कासिम की निगाहें मुझसे चार हुई तो वो कहरबार थी। फिर जो ही इसकी निगाहें जहांगीर पर पड़ी, इसका चेहरा यक बेयक धुआं हो गया। वो तब्दीली इस कदर नुमाया थी कि मैं चौंके बगैर न रह सका। रुक क्यों गए? चले आओ, यहाँ कोई गैर नहीं है। इसे रुकते देखकर मैंने चुभते हुए लहजे में कहा, आज मेरी खुली हुई तजलील हुई है। वो सोफे की तरफ बढ़ते हुए गुस्सीले लहजे में गुर्राया। अपने चेहरे पर रोनमा होने वाले तगैयर पर वो फौरन ही काबू पा चुका था। क्या गुस्से की शिद्दत से लंगड़ा रहे हो? मैंने तमस्कर अमेज लहजे में सवाल किया। 2 टके के मुहाफिजों ने तलाशी लेकर मुझे निहत्ता किया है। वो सोफे पर बैठते हुए गुस्सीली आवाज में बोला। मैंने एहतजाज करते हुए वापस जाना चाहा तो मुझे गनों की ज़द पर लेकर मुतला किया गया कि जीवा हाउस आने वाला आता अपनी मर्जी से है, मगर इसकी वापसी बड़ों के फैसले की ताबे होती है। इस बानी का आम फहम असूल है, इस पर चिराग पा होने की क्या जरूरत है? मैंने सुलगाने वाले मीठे लहजे में सवाल किया। देख लूंगा, तुम्हें भी देख लूंगा। वो सर हिलाकर गुर्राया। बहुत जल्द मैं भी तुम्हारी मेजबानी करूंगा। तुमने अपनी लंगड़ाहट के असबाब पर रोशनी नहीं डाली। मैं इसकी जल्लाहट से लुत्फ अंदोज होने लगा था। मेरे पास वक्त कम है, जिस मकसद से बुलाया है बराह रास्त इसी पर बात करो तो बेहतर है। आज एडिक्शन क्योर सोसाइटी में तुम ठीक ठाक नजर आ रहे थे। मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारी टांग कैसे खराब हुई, क्योंकि आज शाम ही जहांगीर अपने मकान में एक नामालूम हमला आवर को जख्मी किया था। तो तुम्हारा ख्याल है कि वो हमला आवर मैं ही था? वो अचानक ही हंस पड़ा। इसकी हंसी इस वक्त बेरब्त सी थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मामले की अहमियत को घटाने की कोशिश कर रहा हो। मैं यकलख्त संजीदा हो गया। जहांगीर ने हमला आवर पर बेआवाज रिवाल्वर से फायर किया था। मैं बजाते खुद तुम्हारा जख्म देखूंगा। अगर ये गोली से आया है तो तुम्हें बहुत सी वजाहतें करनी होंगी। किसी और तरह से जख्मी हुए हो तो मुझे इसकी तफसीलात से कोई सरोकार न होगा। वो चंद सानियों तक होंठ बेंचे बारी बारी मुझे और जहांगीर को घूरता रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, तो क्या इस वक्त मुझे इसी बाज पुरुष के लिए बुलाया गया था? असल बात तो बाद में सामने आएगी। तुम्हारी लंगड़ाहट ने अचानक ही एक नए ख्याल को जन्म दिया है। अब तो इसी के बाद कोई बात हो सकेगी। वो हमला मैंने ही कराया था। कदरे तवक्कुफ के बाद वो बोल पड़ा। ये बदकिस्मती है कि मेरे साथियों का बाल भी बीका नहीं हुआ, मगर मेरी पिंडली उधड़ गई। लेकिन इस हंगामे का मकसद जहांगीर को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो तो खश्त जनी से साफ जाहिर है। हजारों रुपए के शीशे चकनाचूर हो गए और धमकी अलग के पत्थरों की जगह घर पर बम भी बरसाए जा सकते हैं। मेरा क्यास है कि जहांगीर के बारे में मेरी और तुम्हारी सोच एक ही है। हमले के एतराफ के बाद वो पुरसुकून हो गया था। कोई इल्हाम हुआ है? जहांगीर की यहाँ मौजूदगी बता रही है कि तुमने इसे एतमाद में लेने का फैसला कर लिया है। मेरा तरीकाकार जरा लंबा था। मैं इसे खौफसदा करके अपने साथ मिलाना चाहता था। इसे तोड़े बगैर हम दोनों की कोई भी हिकमत अमली कामयाब नहीं हो सकती थी। ये तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारी तजवीज कबूल कर ही लूंगा? मैंने सिगरेट सुलगाकर सवाल किया। मैं कोई नया काम तो नहीं करना चाहता। जो कर रहे हो वही करते रहोगे। अगर तरीकाकार की जरा सी तब्दीली से आमदनी में 10-15 गुना इजाफा हो सकता है तो इससे कौन इनकार कर सकेगा? लेकिन मैं अभी तक तुम्हारी हैसियत से मुतमिन नहीं हूँ। हैसियत तो तुम्हारी है। एक फोन किया तो मैं दौड़ा चला आया। यहाँ मुहाफिजों से इज्जत उतरवा ली। मैं तो बिल्कुल बेहैसियत आदमी हूँ। एडिक्शन क्योर सोसाइटी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। इसने अपने लिए सिगरेट सुलगाते हुए मुस्कुराकर कहा। मशहूर समाजी इदारों से वाबस्तगी मेरे फराइज का एक हिस्सा है। ऐसे रवाबत से अंदर की खबरें मालूम करने में सहूलत रहती है और शख्सियत पर भी एक खुशनुमा खौफ चढ़ जाता है। गुड, वो तहसीन अमेद लहजे में बोला। तुम ईमानदारी पर आमादा हो तो मुझे भी खुले दिल से बात करनी चाहिए। सोसाइटी से मेरा ताल्लुक सिर्फ मजबूरी का है। असल वास्ता मौसम से है। वो हीरोइन का बड़ा खरीदार है। खरीदारी के मामला से तुम्हारा क्या वास्ता? मुकामी मार्केट से मैं वाकई ला ताल्लुक हूँ। मौसम बेशतर माल एक्सपोर्ट करता है। थोड़ा बहुत इसके दामाद की इलाजगाह में फरोख्त होता है। चौंको नहीं, अकबर मंशियात फरोश नहीं है। दरअसल हीरोइन के आदि मरीजों का इलाज भी हीरोइन ही है। नफी तुली
मिकदार की खुराकें बतदरीज घटाई जाती हैं। नशा एकदम बंद कर दो तो मरीज बदतरीन हालात का शिकार हो सकता है। अकबर को सरकारी कोटा बहुत कम मिलता है, ये कमी वो हमारे माल से पूरी करता है। और एशियन सिंडिकेट लिमिटेड से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सीनियर डायरेक्टर हूँ इसका, वो दाहिनी आंख दबाकर बोला। तुमने तो बकायदा सुरागरसानी कराई है मेरे खिलाफ। इस फर्म की मसरूफियात क्या हैं? कुछ भी नहीं, 7 बरस से मैं इससे मुंसलिक हूँ, आज तक एक धेले का भी काम नहीं किया। निकल रोड की एक इमारत के एक कमरे में 7 कागजी फर्मों के दफातर हैं, बस हर फर्म की एक मेज और कुर्सी पड़ी हुई है। एशियन सिंडिकेट इन्हीं में से एक है। लिमिटेड फर्म तो इस तरह बरकरार ही नहीं रह सकती। मैंने एतराज किया, तुम्हारे सामने ही है, जेब में पैसा हो तो यहाँ क्या मुमकिन नहीं? फिर सुना है कि फर्म का हेड ऑफिस लाहौर में है और कुछ न कुछ होता ही होगा। कराची में तो बराए नाम दफ्तर है। इसके डायरेक्टर कैसे बने थे? एक रोज राजा सिकंदर अली ने इतला दी थी कि बैठे बिठाए ये मनसब मिल गया। कुछ रोज बाद फर्म के MD की तरफ से एक अदद बाज़ाब्ता खत भी मिला था। तनख्वाह बाकायदगी से मिलती है। इसके एवज कभी कभार बाज दस्तावेजात पर दस्तखत करने पड़ते हैं। इससे आगे मुझे कुछ इल्म नहीं। कम से कम इस वक्त वो जो कुछ कह रहा था दुरुस्त ही कह रहा था, क्योंकि इसके जवाबात बेतकान और नपे तुले थे। इनमें कहीं भी कोई झूल नहीं था। इसने मेरे हर एतराज को अपने माकूल जवाबात से दूर कर दिया था, लेकिन अभी भी 2 नुकात तशना थे। अव्वल ये कि A2 ने रक्षी के मामले में इसकी बागियाना रवश से बाखबर होने के बावजूद इसे डील क्यों दे रखी थी, और दोयम ये कि इसे एशियन सिंडिकेट लिमिटेड से तल्लक के इजहार की खुली छूट क्यों मिली हुई थी। इनमें से दूसरे सवाल का बिलवास्ता जवाब तो मिल ही गया था। वो 7 बरस से इस फर्म से मुंसलिक था। इसका मतलब था कि जिन दिनों एशियन सिंडिकेट लिमिटेड एक बेहैसियत फर्म थी, इन दिनों कासिम को इससे वाबस्ता किया गया था। फिर फर्म तरक्की करती रही, लेकिन कराची में कासिम का नाम बदस्तूर इसके साथ चलता रहा। जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक था वो खासा टेढ़ा था। मैंने कासिम को बताया था कि रक्षी के मामले में मैंने इसे A2 के सामने पूरी तरह बेनकाब नहीं किया था। इस एतबार से मैं इससे वो सवाल दरियाफ्त ही नहीं कर सकता था। मगर फिर मुझे अचानक एक चाल सूझ गई। रक्षी का जो भी किरदार था वो अपनी जगह था, लेकिन ये हकीकत थी कि कासिम इसकी चाहत में इस हद तक दीवाना था कि इसने रक्षी के खात्मे के लिए A2 के हुक्म से रूगर्दानी करते हुए खुद ही रक्षी को छुपाकर इसकी रुपोशी का हवा खड़ा कर लिया था। अब अगर वो खुद ही A2 था तो इसे रक्षी की रुपोशी के बारे में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर वो बाकी A2 का कोई मातहत था तो इसे रुपोशी का राज बहुत अजीज होना चाहिए था। इसकी आजमाइश के लिए मैंने इस पर आखिरी हथियार भी आजमाने का फैसला कर ही लिया। और अब रक्षी की तरफ आ जाओ, मैंने सुकूत तोड़ते हुए कहा। क्या मतलब? मेरे अल्फाज पर वो बुरी तरह चौंका था। समझने की कोशिश करो तो मतलब साफ जाहिर है। मैंने मानी खेद लहजे में कहा, तुम्हें जीवा हाउस बुलाकर गैर मुसल्ला कर दिया गया है। यहाँ मेरे साथ जहांगीर एक गवाह की हैसियत से मौजूद है। तुम खुलकर इसके सामने अपने बागियाना अज़ाइम का इजहार कर चुके हो, लिहाजा मैं तुम्हें बदनीति और बगावत के जुर्म में यहाँ कैद करके A2 को सारे मामलात से आगाह कर दूंगा, और तुम्हारे मुकद्दर का फैसला इसी की सबाबदीद पर मुनहसर होगा। एक कमीनगी की इंतहा है, मैं तुम्हें फना कर दूंगा। वो गुस्से से कांपता हुआ अपनी जगह से उठ गया, मगर मैंने इसी वक्त अपना पिस्तौल निकालकर इसका सेफ्टी कैच हटा दिया। यही नहीं बल्कि रक्षी की नई कमीनगा भी मेरी नजर में आ चुकी है। मैंने अंधेरे में तीर फेंका। मैं A2 को बता दूंगा कि इसकी मुजरमा अब कहाँ मुकीम है, बाकी मामलात वो खुद निपटा लेगा। तुम कुत्ते से बदतर हो डैनी, तुमने दगा की है मेरे साथ। वो गुस्से में आपे से बाहर हुआ जा रहा था। कुत्ते में वफा होती है कासिम डार्लिंग, मैंने इसे सुलगाया। मैं तो अब भी A2 का वफादार हूँ। तुम अपने इस मौसम से दगा करने पर तुले हुए हो जो बरसों से तुम्हें पाल रहा है। गलती मेरी है, वो बराई हुई आवाज में बोला। तुम्हारे बारे में अब तक मेरे तमाम अंदाजे गलत साबित होते आए हैं। मैं समझा था कि तुम वाकई किसी मरीज के इलाज के लिए इत्तफाकन एडिक्शन क्योर सोसाइटी आ पहुँचे हो। मुझे जरा भी अंदाजा हो जाता कि तुम मेरी बू पर वहाँ पहुँचे हो तो इसी दफ्तर में तुम्हारा किस्सा पाक कर देता। अब A2 का कोई हरकारा बेखबरी के आलम में रक्षी का नरखरा जाद बोचेगा। इसके बुशरे पर नकाबले बयान करब की लहरें उबर कर मादूम हो गईं। मुझे पता चल गया था कि तुम
अकबर के अस्पताल जाओगे। बस चूक ये हुई कि रक्षी को होशियार नहीं किया। जरा सी एहतियात कर लेता तो तुम्हारे फरिश्ते भी इस तक ना पहुंच सकते। फिर वो एकदम भड़क उठा, मगर तुम अब भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। कासिम ने गुस्से और मायूसी के आलम में खुद ही इंकिशाफ कर दिया था कि रक्षी अकबर के अस्पताल में रिपोज थी। इस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि दुनिया बहुत मुख्तसर सी जगह है। ये और बात है कि इंसान जिंदगी भर एक गोल दायरे में एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन किसी का सुराग नहीं लगा पाते। हाँ, कोई कहीं थक हार कर सुस्ताने बैठ जाए तो बहुत से जाने पहचाने चेहरे नजर आ जाते हैं। मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता। मैंने पिस्तौल जेब में रखते हुए पुरसुकून लहजे में कहा, मुझे शुबा था कि कहीं A2 ने तुम्हें मेरी आजमाइश पर मामूर न किया हो। अब मैं मुतमिन हूँ। वो थके थके अंदाज में सोफे पर गिर गया, मगर मैं अभी तक कुछ नहीं समझ सका। जहांगीर ने उलझन अमेज लहजे में पहली बार जुबान खोली। B4 से तुम मिल चुके हो। मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, और ये C1 है, A2 का खूंखार मातहत। मैंने कासिम की तरफ हाथ उठाकर कहा, तंजीम के लिए कमाते हुए हमने एक उम्र गुजार दी है। अब कासिम का ख्याल है कि हमें अपना मुस्तकबिल भी संवारना चाहिए। इसके लिए हम तीनों को तावन करना होगा। ठहरो। कासिम ने फजा में हाथ बुलंद करके मुझे खामोश कर दिया। मैं इसे पूरी बात समझाता हूँ। और वो नपे तुले अंदाज में जहांगीर को ब्रीफ करने लगा। डैनी और तुम इसी कश्ती के सवार हो जिसमें मैं सफर कर रहा हूँ। कासिम नपे तुले लहजे में जहांगीर से कह रहा था, हम सब आज से पहले एक दूसरे के लिए महज कोड वर्ड्स की शिनाख्त रखते थे, लेकिन मुद्दतों बाद ये मरहला आया है कि हम एक दूसरे के सामने अपने अपने असल रूप में मौजूद हैं। C1, B4 और D1 के गोरख धंधे हमारे सरबराह ने इसीलिए फैलाए हुए थे कि हम ना एक दूसरे को पहचान सके और ना कभी यकजा हो सके। ये इत्तेफाक है या बदकिस्मती के इन दिनों दरमियानी राब्ते बिखर कर रह गए हैं, और मेरे साथ ही डैनी का भी बराह रास्त A2 से राब्ता है, मगर हमारे लिए इसकी शख्सियत आज भी एक डरावना राज है। हम बरसों से अपनी जानों पर खेलकर इस बेनाम असेबी साये के लिए दौलत कमा रहे हैं, मगर हर लम्हे ये खौफ रहता है कि कहीं भी जरा सी लग्जश हुई तो बरसों की खिदमात को अक्सर फरामोश करके मौत का हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा। इस शहर में हीरोइन की सारी तिजारत हम तीनों के हाथ में है। डैनी मुकामी तंजीम का सरबराह है। मेरे लिए बाद अहकाम ऊपर से भी आते हैं, मगर असूली तौर पर मैं डैनी ही की हदायत का ताबे हूँ। तुम माल शहर में फैलाते हो और पैसा जमा करते हो, और तुम भी डैनी ही को जवाबदेह हो। और मेरी एक इजाफी जिम्मेदारी ये है कि तुम दोनों की हिफाजत और निगरानी करता रहूं, और अगर किसी मरहले पर तुम्हारी जात से तंजीम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का खतरा लाहक हो तो बराह रास्त सरबराह को खबर देकर हंगामी हदायत हासिल करूं। इतनी लंबी तमहीद की जरूरत नहीं। मैंने इसकी बात काट कर कहा, इख्तिसार से काम लो। जहांगीर दूध पीता बच्चा नहीं है। सारे मुकामी मामलात पर हम तीनों की गिरफ्त मजबूत है। इन हालात में क्या ये जरूरी है कि हम A2 के लिए कमाते कमाते मर जाएं? वो पुरजोर लहजे में बोलते बोलते लहजा भर के लिए ड्रामाई अंदाज में खामोश हुआ, फिर बोलने लगा, क्यों ना हम खुद अपनी खुशहाली पर तवज्जो दें। कम अज कम मुझे तो कोई माली दुश्वारी नहीं है। जहांगीर बोला, मैं तो इस जिंदगी से उकता गया हूँ। किनारा कशी जीते जी नामुमकिन है। कासिम ने गंभीर लहजे में कहा, तंजीम का सरबराह बहुत मोहतात आदमी है। वो कभी कोई खतरा मोल नहीं लेता। इसके फैसले सर्द, गैर जज्बाती और बेरहमाना होते हैं। तुम अंदर के आदमी हो। अलग होना चाहोगे तो तुम्हारी ख्वाहिश से बाखबर होते ही वो तुम्हारी जान के दर पे हो जाएगा। मैंने जहांगीर को आंखों से इशारा किया और वो मेरा मुद्दा समझ गया। जान सबको अजीज होती है। यही खौफ तो आज तक इसकी गुलामी पर मजबूर करता रहा है, लेकिन अब हम इसके गुलाम नहीं रहेंगे। कासिम पूरी शदोमत के साथ अपने मौकफ की हमायत में दलाइल दे रहा था। मेरी तजवीज यही है कि इसे अंधेरे में रखकर हम अपना माल आगे बढ़ाएं। जब यही धंधा करना है तो इसके लिए अपने लिए क्यों न किया जाए। अपनी आमदनी में कटौती वो ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा। जहांगीर ने मुंह बनाकर कहा, इसके लिए फजा साजगार है। नजार खान और ताजा गुल का किस्सा अभी ताजा है।
इसे डैनी बावर कराता रहेगा कि हैरतनाक सूरत के साथ छोटे सप्लायर की तादाद बढ़ी है, शुमाली सरहदों से थोड़ी मिकदार में माल लाने वालों की तादाद बढ़ जाए तो तुम कितनों को मारोगे। शहर में कत्ले आम तो करने से रहे और वो डैनी की बातों पर ईमान लाकर घर बैठा रहेगा। इसे शहर की खबरें नहीं मिलेंगी। वो लाहौर में रहता है, ज्यादा से ज्यादा मुझसे रिपोर्ट तलब करेगा और मेरी रिपोर्ट डैनी की कहानी की लफ्ज बे लफ्ज तायद करेगी। इतनी बड़ी मंडी वो यूं आसानी से नहीं छोड़ेगा। जहांगीर ने इसके इस्तदलाल का असर कबूल किए बगैर मायूसाना लहजे में कहा, वो लाहौर में रहता हो या पेशावर में, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि मुकामी खपत के एतबार से कराची सबसे बड़ी मंडी है। होलसेल की आमदनी से महरूमी के आसार पैदा होते ही वो खुद कराची दौड़ा आएगा और अगर इसे हमारी मिली भगत का शुबा भी हो गया तो हम तीनों को होशियार होने की मोहलत दिए बगैर वो खामोशी के साथ लंबे सफर पर रवाना करेगा। कराची आकर भी वो कुछ न कर सकेगा। कासम ने पुरजोर लहजे में कहा, हीरोइन शो केसों में सजाकर खुले आम दुकानों पर नहीं बेची जाती। दुकान से लेकर खुर्दा फरोश तक सब जेरे जमीन दुनिया के आदमी हैं। किसी अजनबी के लिए इन तक रसाई हासिल करना आसान नहीं है। वो ज्यादा खुलकर सामने आया तो हो सकता है कि कोई सरफिरा इसे सरकारी मुखबर समझकर खुद ही ठिकाने लगा दे। चंद सानियों के लिए खामोशी छा गई। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए सोचा कि कासिम की तैयारी बहुत भरपूर थी। वो शायद काफी अरसे से इन खतूत पर खोजता रहा था और अपनी खुफिया साजिश के हर पहलू से अच्छी तरह वाकिफ था। A2 के बारे में ये बात यकीनी थी कि वो कोई बेहैसियत मुजरिम नहीं था। इसे मुआशरे में बाइज्जत मुकाम हासिल था और इसी हैसियत को बरकरार रखने के लिए इसने खुद सामने आने के बजाय एक मफरूजा नाम की आड़ ली हुई थी। इसके हर हुक्म और फैसले से जहानत और वसीउल नजरी झलकती थी, जिसे इख्तियार करना किसी मामूली जुराइम पेशा शख्स के बस की बात नहीं थी। और अगर ये क़यासात दुरुस्त थे तो इस जैसे आदमी के लिए बराह रास्त ज़ेरे ज़मीन दुनिया के सरकर्दा लोगों से राब्ता कायम करना दुश्वार ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। और तुम माल कहाँ से फराहम करोगे? जहांगीर ने सुकूत तोड़ते हुए सवाल किया। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। वो पहली बार मुस्कुराया। इतनी गुफ्तगू के बाद इसकी खुद एतमादी बहाल हो चली थी। एक आदमी पर कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता, जहांगीर ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा। शुरू ही में इस गलती की बुनियाद रख दी गई तो कल तुम भी हमारे लिए कोई हवा खड़ा कर सकते हो। वो मेरा अपना बंदोबस्त होगा, इससे तुम्हें कोई गर्ज ना होनी चाहिए। अलबत्ता आमदनी में हम तीनों बराबर के हिस्सादार होंगे। कासम ने कहा। जहांगीर के सवाल का ताल्लुक आमदनी ही से है। मैंने इसे टोका। वो कैसे? इसने तहैयर अमेज लहजे में मेरी तरफ घूमकर सवाल किया। माल कहाँ से और किस दाम आ रहा है, इसका इल्म हुए बगैर आमदनी का तयन कैसे हो सकेगा? मेरा सवाल शायद इसके लिए गैर मुतवक्को था। वो लहजा भर के लिए खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा, फिर तासफ अमेज लहजे में बोला, इसका तो ये मतलब हुआ कि तुम्हें मेरी नीयत पर शुबा है। अपनी बदनीति तो तुम खुद ही साबित कर चुके हो। मैंने खुश दिली के साथ कहा। A2 के लिए कमाते कमाते अब तुम खुद गर्जी पर उतर आए हो सकता है कि अब भी तुम खालिस आमदनी में तीसरे हिस्से के अलावा खरीदारी में अपना कमीशन वसूल करते रहो। इसलिए हर बात का इल्म होना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।